नमस्ते मित्रों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत कर रहा हूं काव्यम सीरीज। और आज हम काव्य शास्त्र की 10वीं कक्षा में प्रवेश कर रहे हैं। मित्रों, रस के बारे में हमने पढ़ना प्रारंभ कर दिया था और आज हम रस और उसके अवयव के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। रसावयव के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। आप सभी मित्र जितने भी जुड़ पा रहे हैं उन सबका स्वागत है मधुरम हिंदी की इस निःशुल्क कक्षा में। आप सभी मित्र जो हैं तहे दिल से जुड़ें और अच्छे से अपनी तैयारियों को अंजाम दें। मित्रों, कक्षाओं के लिए कुछ सुझाव आपकी ओर से निरंतर मुझे मिलते रह रहे हैं और भी कोई सुझाव हो तो आप जरूर कमेंट के माध्यम से मुझे अवगत कराएं। मैं प्रयास कर रहा हूं निरंतर आपके लिए कुछ न कुछ करता रहूं। मित्रों, भले ही आप राजस्थान के किसी भी पार्ट से हो, भारत के किसी भी कोने से हो, लेकिन ये कक्षाएं अगर आपके लिए उपयोगी हो तो जरूर अपने मित्रों तक इन कक्षाओं को पहुंचाइए मित्रों, क्योंकि एक स्तरीय कंटेंट देने का प्रयास किया जा रहा है निरंतर। और आप सभी का समर्थन, आप सभी का प्रेम मधुरम हिंदी जो है वो बिल्कुल अपेक्षा रखती है। तो आइए शुरुआत करते हैं। रसावयव के बारे में आज हम पढ़ रहे हैं। शुरुआत जैसा आप सभी जानते हैं कि हम सुविचार से करते हैं, तो आज का सुविचार देख लीजिएगा मित्रों। व्यक्ति को कभी भी मौके का इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो आज है वो ही सबसे बड़ा मौका है। इसलिए आप सोचिए, मौका तो आप बना ही लेंगे, आज का सदुपयोग करना सीख जाएंगे तो निश्चित तौर पर हर दिन आपके लिए एक मौका है, एक अवसर है। इसलिए हमें इन मौकों के लिए इंतजार नहीं करना है, हर दिन को मौका बनाना है, अवसर बनाना है। तो आप सभी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं मित्रों। बड़ी ऊर्जा के साथ आज की कक्षा में आप सभी जुड़ जाएं। और आज का जो हमारा टॉपिक है मित्रों, रस के अवयव। जैसा कि आप जानते हैं, बहुत कम समय में इस पूरे प्रकरण को मैं आपको करवाने का प्रयास करूंगा, इसलिए बहुत ध्यान से आप जुड़ जाएं मित्रों। रसावयव, जब हम रसावयव का संधि विच्छेद करते हैं तो हम जानते हैं रस धन क्या लिखेंगे मित्रों, अवयव लिखेंगे। रस धन अवयव, ठीक है। रस धन अवयव मिलकर क्या बनता है, रसावयव। यानी रस के अवयव, रस के भाग, है ना, रस के पार्ट्स आप कह सकते हैं, ठीक है, रस के अंग आप कह सकते हैं। तो मित्रों, रसावयव कितने होते हैं हमारे पास, रस के अवयव कितने हैं, 4 हैं। कौन कौन से? पहला है मित्रों स्थायी भाव, है ना, दूसरा है मित्रों विभाव, तीसरा है अनुभाव और चौथा है मित्रों संचारी भाव, जिसको हम व्यभिचारी भाव भी कहते हैं, जिसको हम व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। तो आप देखिएगा, स्थायी भाव जो है मित्रों, हम जानते हैं स्थायी भाव संख्या में कितने, हमारे पास 9 स्थायी भाव है। क्योंकि रसों की संख्या हम 9 मान रहे हैं, तो स्थायी भाव भी कितने, हमारे पास 9 स्थायी भाव हैं। विभाव की बात करें मित्रों तो मुख्य रूप से विभाव हमारे पास कितने हैं, 2 विभाव हैं। इसके बाद हम बात करें मित्रों अनुभाव की, तो अनुभाव कितने हैं, 4 हैं। और संचारी भावों की अगर हम बात करें तो कितने हैं, 33 हैं। आज इन सबको संक्षिप्त रूप में परीक्षा के दृष्टिकोण से आप सबसे बिल्कुल अच्छे से मैं शेयर करना चाहता हूं इन सारी बातों को, ताकि आप रस के अवयव से संबंधित कोई प्रश्न आए तो बहुत आसानी से कर पाए। सबसे पहले मित्रों, स्थायी भाव के बारे में अगर हम बात करें तो स्थायी भाव हमने देख लिए थे, है ना। स्थायी भाव कौन से, रहा, सौ, क्रो, भजु, विष, है ना। रहा, सौ, क्रो, भजु, विष। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं रहा, सौ, सो, उ, क्रो, भजु, है ना, भजु, विष, है ना मित्रों। ये हमारे स्थायी भाव है। आपको पता है स्थायी भाव हमारे ये हैं, ठीक है। और इनके बारे में हमने इससे पहले वाली कक्षा में चर्चा कर ली थी और बाद में हम उदाहरणों सहित भी देख सकते हैं। तो स्थायी भाव जो है वही रस रूप में परिणत होते हैं मित्रों। तो हमारे पास कौन कौन से स्थायी भाव हैं, तो एक मित्रों रति नामक स्थायी भाव है, दूसरा हास नामक स्थायी भाव है, तीसरा शोक नामक स्थायी भाव है मित्रों, शोक नामक स्थायी भाव है। फिर आप देखिएगा, शोक के बाद अगर अपन बात करते हैं तो हमारे पास उत्साह नामक स्थायी भाव है ना, स्थायी। फिर क्रोध नामक स्थायी भाव है, क्रोध। फिर देखिए मित्रों, अगला है भय नामक स्थायी भाव है और जुगुप्सा नामक स्थायी भाव है, जुगुप्सा। ये हमारे स्थायी भाव है, ठीक है। उसके बाद देखें, वी का अर्थ यहां विस्मय नामक स्थायी भाव है, विस्मय। और शम नामक स्थायी भाव है, जो सम या निर्वेद दोनों ही नाम दिए जाते हैं, सम या निर्वेद। ये हमारे स्थायी भाव हैं। और याद रखिएगा, स्थायी भाव हैं वही रस रूप में परिणत होते हैं। यानी रति नामक जो स्थायी भाव है, यही विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से क्या बन जाएगा, श्रृंगार नामक रस में परिणत हो जाएगा। ध्यान रखना, हास नामक जो स्थायी भाव है मित्रों, वो हास्य नामक रस में क्या हो जाएगा, परिणत हो जाएगा।
शोक नामक जो श्रृंगार हास्य कवि रोब वियसा, शोक जो है मित्रों वो करुण रस में परिणत हो जाएगा, उत्साह जो है वीर रस में परिणत हो जाएगा, क्रोध जो है वो रौद्र रस में परिणत हो जाएगा मित्रों, रौद्र रस में, भय जो है वो भयानक रस में परिणत हो जाएगा, भयानक, है ना, और जुगुप्सा जो है मित्रों विभत्स रस में क्या हो जाएगा, परिणत हो जाएगा, विभत्स, याद रखिएगा। और इसी तरह से विस्मय जो है ना, श्रृंगार हास्य कवि रोभ विअसा, है ना, तो विअसा ये अद्भुत रस में परिणत हो जाएगा, विस्मय, अद्भुत। और मित्रों ये शम या निर्वेद जो है शांत रस में परिणत हो जाएगा। तो आपके सामने 9 स्थायी भाव और साथ ही साथ क्या है, 9 जो आपके रस हैं उनको मैंने यहां पर संक्षिप्त में लिख लिया है। अब आप देखिएगा मित्रों, बात करते हैं, वो करते हैं विभाव की। आप देखते हैं कि किसी भी कार्य का कोई न कोई कारण होता है, बिना कारण के कोई कार्य संपादित नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार से आपके हृदय में, है ना, जो परमात्मा ने 9 जो सुषुप्त अवस्था में पड़े हुए स्थायी भाव हैं वो निर्मित कर रखे हैं, सभी के हृदय में वो स्थायी संपत्ति के रूप में पड़े हुए हैं। लेकिन अचानक से कभी कोई कारण मिलता है, ऐसी कोई बात होती है, ऐसी कोई घटना होती है जिसकी वजह से उन 9 में से कोई एकाध स्थायी भाव जो है वो विचलित होता है ना, यानी वो विखंडित होने लगता है, वो जागृत होने लगता है। और धीरे धीरे जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से वो मेल करता है मित्रों, तो वही स्थायी भाव जो है वो क्या हो जाएगा, रस रूप में परिणत हो जाएगा। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि एक नायिका जो है उसकी नजर अचानक से एक बड़े सुंदर, सुशील, सुगठित शरीर वाले नायक के ऊपर पड़ती है ना, तो उसके हृदय में रति नामक स्थायी भाव पहले से था, लेकिन अचानक से जब वो क्या करती है, किसी जगह घूमने जा रही है बगीचे वगैरह में, और उसकी नजर जो है किसी सुंदर युवक के ऊपर पड़ती है, तो आप सोचिए उस सुंदर युवक को देखते ही उसके हृदय में जो सुषुप्त अवस्था में पड़ा हुआ रति नामक जो स्थायी भाव था वो जागने लगता है मित्रों। और जैसे ही वो रति नामक स्थायी भाव जागने लगता है, उसके साथ साथ हो सकता है कि जो युवक दिख रहा था वो कुछ न कुछ कोई गाना गा रहा था, कुछ इस तरह से संकेत कर रहा था। तो आप सोचिए कि वो जो स्थायी भाव जागृत हो रहा था उसमें और थोड़ा सा कहीं न कहीं यूं कह सकते हैं कि वो रस में परिणत होने के लिए उतावला होने लगेगा। और उस समय जो है बगीचे का जो वातावरण था वो भी बड़ा मनमोहक था मित्रों, है ना। तो इस प्रकार से जब ये सारी बातें एक जगह इकट्ठी होती है तो आप देखेंगे कि रति नामक स्थायी भाव जो है वो श्रृंगार नामक रस में परिणत हो जाएगा। तो इस तरह से स्थायी भाव जो है हर किसी व्यक्ति के हृदय में स्थायी रूप से संचित रहते हैं और वही रस रूप में क्या हो जाते हैं, परिणत हो जाते हैं। फिर दूसरा मित्रों बात करेंगे विभाव, और विभाव का मतलब क्या है, कारण, यानी किसी स्थायी भाव के जागृत होने का जो कारण है मित्रों वो विभाव कहलाता है। देखिए जिन कारणों से सहृदय सामाजिक के हृदय में स्थित स्थायी भाव उद्बुद्ध, वही पैदा होना, जागृत होना, उद्बुद्ध होता है, उन्हें विभाव कहते हैं। अर्थात वे कारण जिनसे स्थायी भाव जागृत हो जाता है। स्थायी भाव को जागृत करने वाले जो कारण है मित्रों वे कारण क्या कहलाते हैं, विभाव कहलाते हैं। विभाव के 2 भेद होते हैं मित्रों, बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना, बहुत मोस्ट है ना। विभाव के 2 भेद होते हैं मित्रों, एक होता है आलंबन विभाव और दूसरा होता है उद्दीपन विभाव। आलंबन का मतलब जिसको देखकर, है ना, आलंबन का मतलब क्या है, जिसको देखकर। मान लीजिए यहां पर हम 2 चित्र बना लेते हैं, ठीक है, हाँ, जिसको देखकर, तो मान लीजिए जिसको देखकर, तो ये मान लीजिए नायिका है, ठीक है, और ये क्या है, नायक है, ठीक है। तो आलंबन विभाव में मित्रों देखना, जैसे मान लीजिए इसकी नजर किस पर पड़ी, इस पर, यानी नायिका ने किसको देखा, नायक को, है ना। तो नायिका के हृदय में, ये रहा हृदय, हृदय में जो स्थायी भाव था कौन सा, रति नामक स्थायी भाव जागृत होने लगता है। तो जिसके हृदय में, आलंबन का मतलब इसको देखकर, नायक को देखकर नायिका के हृदय में कुछ कुछ होने लग गया, इसका मतलब आप समझिएगा ये नायक जो है वो क्या है, आलंबन विभाव है मित्रों। ये क्या है, आलंबन है। ये नायक जो है वो क्या, आलंबन है, क्योंकि इसके कारण ही इसके हृदय में रति नामक स्थायी भाव जागृत होने लगता है। तो नायक जो है वो क्या है, आलंबन है। और जिसके हृदय में भाव जागृत होता है मित्रों, ये नायिका जो है वो आश्रय है, यानी जिसके हृदय में भाव जागृत होता है वो आश्रय कहलाता है, और जिसको देखकर भाव जागृत हो रहा है वह आलंबन कहलाता है। तो इस आलंबन विभाव को फिर 2 भागों में बांटते हैं, एक है मित्रों आश्रय और दूसरा है आलंबन। तो आलंबन का मतलब समझ जाए, नायक जो है वो आलंबन है। अगर नायक की नजर नायिका पर पड़ती है
तो आप समझिए नायिका आलंबन हो जाएगी। तो जिसके कारण आश्रय में स्थायी भाव जागृत होता है, जिसके कारण आश्रय में स्थायी भाव जागृत होता है वो आलंबन कहलाता है। ठीक है, और आश्रय किसको कहते हैं? जिसके हृदय में स्थायी भाव जागृत होता है, यानी नायिका के हृदय में स्थायी भाव जागृत होता है। तो नायिका जो है मित्रों क्या है? नायिका जो है आश्रय हो जाएगी और आलंबन कौन हो जाएगा? नायक हो जाएगा। आशा करता हूं आपको ये बातें समझ में आ रही होगी। बस आपका ध्यान अगर मेरी तरफ है और आप दुनिया से कटकर बिल्कुल इस काव्य शास्त्र की रस के अवयव की कक्षा में बिल्कुल मेरे समक्ष उपस्थित हैं, तो आपको निश्चित तौर पर यह समझ में आ जाएगा। बस आपका ध्यान चाहता हूं और कुछ भी नहीं चाहिए, है ना। केवल आपका ध्यान मुझे मिल जाए, आपके लाइक शेयर मिले नहीं मिले कोई बात नहीं, लेकिन आपका ध्यान मिल जाना चाहिए। जो समय आप मेरे साथ यहां पर लगा रहे हैं उसका कोई न कोई उपयोग होना चाहिए। ठीक है मित्रों, फिर एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, आश्रय की जो चेष्टाएं मित्रों वो क्या कहलाएगी? यानी इस नायिका की जो चेष्टाएं वो क्या कहलाएगी? आश्रय की चेष्टा, यानी जिसके हृदय में कोई भाव जागृत होता है ना। नायिका के हृदय में रति नामक स्थायी भाव जागृत हो रहा है। अब वो हो सकता है कुछ गुनगुनाने लगे, है ना, कुछ हो सकता है कंकर फेंक ले, है ना, या कुछ भी इस तरह से बाल बनाने लग जाए, कुछ भी कर सकती है मित्रों। तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको कहेंगे मित्रों अनुभाव कहलाती है। आश्रय की चेष्टाएं अनुभाव कहलाती। बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में आ चुका है, कितनी बार और आएगा कि आश्रय की चेष्टाएं क्या कहलाती है। नायिका की चेष्टाएं जिसके हृदय में रति नामक भाव जागृत हो रहा है वो क्या कहलाएगा? अनुभाव। अनुभावो भाव बोधक, आगे देख रहे है ना, भाव का बोध कराने वाले जो भी हैं वो अनुभाव कहलाते हैं। तो आश्रय की चेष्टाएं जो हैं वो अनुभाव कहलाती है, और आलंबन की चेष्टाएं उद्दीपन कहलाती है। ये भी महत्वपूर्ण है, आलंबन की चेष्टाएं जो है वो उद्दीपन कहलाती है। इसकी चेष्टाएं कुछ भी होगी तो इसके हृदय में भाव और जागृत होगा, तो इसकी चेष्टाएं जो भी होगी मित्रों वो उद्दीपन विभाव कहलाती है। क्या कहलाती है? उद्दीपन विभाव कहलाती है। तो ध्यान रखें, आलंबन की चेष्टाएं उद्दीपन विभाव कहलाती है, आश्रय की चेष्टाएं जो है मित्रों अनुभाव कहलाती। बहुत महत्वपूर्ण बात है। फिर बात करते हैं मित्रों विभाव का दूसरा भेद है उद्दीपन विभाव। उद्दीपन विभाव में मित्रों हमने देख लिया, एक तो आलंबन की चेष्टाएं, यानी इस नायक की जो भी चेष्टाएं हैं, है ना, नायक जो भी कसरत कर रहा है, रनिंग कर रहा है, जॉगिंग कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, मान लीजिए कुछ गुनगुना रहा है, गा रहा है, ये सभी चेष्टाएं जो हैं वो आलंबन की सभी चेष्टाएं, जैसे मुस्कुराना, बाल बनाना, तिरछी निगाहों से देखना, ये सब आलंबन की चेष्टाएं हैं। और आलंबन की चेष्टाएं उद्दीपन कहलाती है। और साथ ही साथ मित्रों उद्दीपन विभाव में बाह्य वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है ना, कि नदी बह रही है ना, मोर कहीं न कहीं देखिए उनकी आवाज आ रही है, कोयल जो है वो कूक रही है, बगीचे में फूल खिले हुए हैं, तितलियां उड़ रही है, वातावरण बड़ा ठंडा है, सुगंधित है मित्रों। तो बाग, बगीचा, पानी, पहाड़, नदी, पक्षी, ये सब जो है बाह्य वातावरण में आएंगे। और ये बाह्य वातावरण भी उद्दीपन का काम करता है ना, यानी स्थायी भाव को जागृत करने में सहयोग करता है। तो विभाव के मोटा मोटी कितने भेद हो गए मित्रों? एक आलंबन विभाव, दूसरा उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव में दो चीजें होती है, एक आश्रय होता है, एक आलंबन होता है। उद्दीपन विभाव में आलंबन की चेष्टाएं होती है और बाह्य वातावरण होता है। आशा करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद मित्रों हम आगे चलते हैं, आलंबन विभाव के बारे में देखिएगा। जिसके कारण आश्रय के हृदय में स्थायी भाव जागृत होता है उसे आलंबन विभाव कहते हैं। आलंबन की चेष्टाएं उद्दीपन का कार्य करती है। आलंबन की जो चेष्टाएं हैं वो किसका काम करती है मित्रों? उद्दीपन का। ये हम पहले ही क्लियर कर चुके हैं। दुष्यंत के हृदय में शकुंतला को देखकर रति नामक स्थायी भाव जागृत होता है। यहां शकुंतला आलंबन विभाव है, दुष्यंत आश्रय है। फिर मित्रों बात करते हैं उद्दीपन विभाव। वैसे हमने समझ लिया है ये आलंबन विभाव के अनुवर्ती एवं सहायक होते हैं। उद्दीपन के अंतर्गत आलंबन की चेष्टाएं एवं बाह्य वातावरण नामक दो तत्व आते हैं जो स्थायी भाव को और अधिक उद्दीप्त और प्रबुद्ध एवं उत्तेजित कर देते हैं। उनको मित्रों क्या कहते हैं? उद्दीपन विभाव कहते हैं। तो मित्रों दो तरह के विभाव हो गए, एक हो गया आलंबन विभाव, दूसरा कौन सा है मित्रों? उद्दीपन विभाव। दोनों चीजें बहुत क्लियर हो गई। चलिए, तो दो अवयव हमने देख लिए हैं, उदाहरण और है, जैसे शकुंतला की चेष्टाएं, दुष्यंत के हृदय में जागृत रति नामक भाव को और अधिक उद्दीप्त कर देती है। साथ शकुंतला एक सुंदर बगीचे में विचरण कर रही है, शीतल मंद हवा प्रवाहित हो रही है, कोयल बोल रही है, पास ही कलकल निनादित सलीला बह रही है। उक्त बाह्य वातावरण रति नामक स्थायी भाव को और अधिक भड़का देता है। तो मित्रों ये कहीं न कहीं जो है उद्दीपन का काम हो रहा है। तो फिर तीसरा हमारा जो अवयव है मित्रों वो है अनुभाव। ध्यान रखिए, अनुभाव का मतलब अगर मुझे क्रोध आ रहा है तो मैं कुछ न कुछ अभिव्यक्त जरूर करूंगा। अब अभिव्यक्त करने के चार तरीके हो सकते हैं। एक तो हो सकता है कि काला शर्ट पहनकर आपके सामने आ जाऊं,
है ना, या कोई काले वस्त्र ऐसे पहनकर आ जाऊं, ये भी एक अभिव्यक्ति का तरीका है। हो सकता है कि कुछ पत्थर मारने लग जाऊं, कुछ अनर्गल बातें करने लग जाऊं, तो पत्थर मारने लग रहा हूं या हाथ पैर से कुछ इशारे कर रहा हूं तो वो भी अनुभाव ही है ना, बोलकर कुछ बातें कह रहा हूं वो भी अनुभाव ही है। तो अनुभाव का अर्थ होता है अभिव्यक्ति या प्रकटीकरण, यानी आश्रय के हृदय में कौन सा भाव जागृत हो रहा है, इसकी अभिव्यक्ति आश्रय के द्वारा जरूर की जाती है। तो आश्रय के द्वारा जो अभिव्यक्ति की जाती है वो अनुभाव कहलाते हैं। और अनुभाव 4 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार से अभिव्यक्ति होती है। अनुभावो भाव बोधक, यानी जो भाव जागृत हो रहा है उसका बोध कराने का काम अनुभाव करते हैं, अर्थात भाव का बोध कराने वाले कारण अनुभाव कहलाते हैं। आश्रय की वे बाह्य चेष्टाएं जिनसे यह पता चलता है कि आश्रय के हृदय में कौन सा स्थायी भाव जागृत हुआ है, अनुभाव कहलाते हैं, है ना। आश्रय की वे बाह्य चेष्टाएं जिनसे यह पता चलता है कि आश्रय के हृदय में कौन सा स्थायी भाव जागृत हुआ है, अनुभाव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अनुभाव कहलाते हैं। देखिए अनुभाव के कितने भेद है मित्रों? अनुभाव भावबोध को, अनुभाव के 4 भेद हैं, बहुत सरलता से समझें। एक तरीका है वो है कायिक या आंगिक, यानी शरीर के किसी भी तरह के हलचल से अगर हम भाव की अभिव्यक्ति करते हैं तो वो कायिक या आंगिक होगा। जैसे शारीरिक आंगिक क्रियाकलाप, चेष्टाएं, हाथ से इशारा, है ना, हाथ से इशारा करना, ठीक है, हाथ से इशारा करना मित्रों, हाथ से इशारा करना, ठीक है, हाथ से इशारा करना, आंखों से इशारा करना, है ना, बालों में हाथ घुमाना, मुस्कुराना, इठलाना, आंखें लाल होना, ओष्ठ चबाना, पैर, है ना, पैर पर पैर रखना, ये सभी ऐच्छिक है ना, ये सभी ऐच्छिक है। इच्छा हो तो करेंगे, नहीं तो दबा जाएंगे, इस बात को दबा भी सकते हैं, लेकिन ये सब कायिक है। फिर दूसरे मित्रों वाचिक जो है, अनुभाव वाचिक होता है। वाचिक का अर्थ होता है वाणी के द्वारा जो भाव प्रकटीकरण किया जाता है, वो भी ऐच्छिक है, ध्यान रखना। तीसरा है आहार्य। आहार्य का अर्थ होता है वेशभूषा, किसी भी बात को प्रकट करने के लिए। जैसे लहरों के राजहंस में आप जानते हैं, है ना, जो नंद है ना, लहरों के राजहंस में जो है वो क्या करता है कि काशाय वस्त्र पहनकर, है ना, गेरुए रंग के वस्त्र पहनकर भिक्षु बन जाता है ना, आप वो सिर मुड़ा लेता है, तो आप देखते हैं कि वहां पर सुंदरी ठगी सी रह जाती है। तो ये आहार्य है ना। अचानक से वैराग्य की उत्पत्ति होती है, कपड़े बदल दिए जाते हैं, वेशभूषा के माध्यम से हम बताते हैं। कई बार आप देखते हैं काली पट्टी बांधकर विरोध, काले कपड़े पहनकर विरोध किया जाता है। तो ये भाव को प्रकट करने का एक तरीका है। विशेष प्रकार की वेशभूषा पहनकर भाव अभिव्यक्त करना, जैसे भगवा वस्त्र संन्यास का द्योतक है, ये भी ऐच्छिक है, आहार्य वेशभूषा, ये भी भाव को अभिव्यक्त करने का एक तरीका है। फिर मित्रों तीसरा और महत्वपूर्ण होता है वो है सात्विक अनुभाव। वो क्या है मित्रों? सात्विक अनुभाव। सात्विक अनुभाव जो है, परीक्षा में प्रश्न है कि ऐसे अनुभाव जो अनैच्छिक होते हैं, सात्विक अनुभाव जो है अनैच्छिक होते हैं मित्रों, उसके ऊपर किसी व्यक्ति की या आश्रय की ज्यादा कंट्रोलिंग वाली बात नहीं रहती है, वो अनैच्छिक होते हैं, हो ही जाते हैं ऐसे। अचानक से जैसे कोई फोन आया और फोन पर आपको एक ऐसी दुखद खबर सुनाई दी जो शायद आप सुन भी नहीं पाएंगे, तो हो सकता है हाथ से मोबाइल गिर जाए, आप भी धड़ाम से नीचे गिर जाओ, ऐसा संभव है, क्योंकि अनैच्छिक है, हमारा कंट्रोल ही नहीं रहा हमारे ऊपर। तो ये जो अनुभाव है, सात्विक अनुभाव पूछे जाते हैं, सात्विक अनुभाव कौन कौन से हैं, है ना, कौन सा सात्विक अनुभाव नहीं है, तो 8 याद होने चाहिए। 8 सात्विक अनुभाव है, कौन कौन से हैं मित्रों? देखिएगा, अश्रु स्तंभ स्वेद स्वरभंग, अश्रु स्तंभ स्वेद स्वरभंग, AS3, इसको शॉर्ट तरीके से याद रखना है, AS3, ए से अश्रु, स्तंभ, स्वेद, स्वरभंग, S3 हो गया, S3 हो गए, स्तंभ, स्वेद, स्वरभंग, ठीक है। चौथा है वैवर्ण्य कंप रोमांच प्रलय, वैवर्ण्य कंप रोमांच प्रलय, PKUR, क्या लिखेंगे थोड़ा याद करने के लिए। और 8 देखे थे अश्रु स्तंभ स्वेद स्वरभंग, अश्रु स्तंभ स्वेद स्वरभंग, वैवर्ण्य कंप रोमांच, और अगला है प्रलय। ये 8 जो है मित्रों क्या है? सात्विक अनुभाव है। तो आशा करता हूं अनुभाव के 4 जो भेद हैं आपको ध्यान में आ गए होंगे। कायिक या आंगिक, जिसमें शारीरिक क्रियाएं होती है, वाचिक जिसमें मौखिक रूप से अभिव्यक्त किया जाता है, आहार्य जिसमें वेशभूषा के माध्यम से भाव को प्रकट किया जाता है, और सात्विक अनुभाव है मित्रों, इसमें भी भाव को प्रकट किया जाता है, लेकिन ये अनैच्छिक है, हो ही जाता है ऐसा, हम चाहें या नहीं चाहें ये तो हो ही जाता है। तो आप देखते हैं मित्रों सात्विक अनुभाव जो 8 है, इनको हमें समझने की आवश्यकता है, बाकी तो हम समझ चुके हैं। सात्विक अनुभावों के बारे में प्रश्न भी आता है मित्रों, उदाहरणों सहित पूछा जाता है। सात्विक अनुभाव वे अनैच्छिक अनुभाव हैं जिन पर आश्रय का कोई अधिकार नहीं रहता, विभाव की वजह से स्वतः ही प्रकट हो जाते हैं। संख्या में ये 8 होते हैं। पहला है अश्रु।
आश्रय की आंखों में अश्रु प्रवाहित होना, चाह कर भी रोक नहीं पाना, ये अश्रु जो है वो अनुभाव है मित्रों। कौन सा? सात्विक अनुभाव है। जैसे मोती जैसे बड़े बड़े टप टप आंसू टपक पड़े, इन पंक्ति में कौन सा अनुभाव है मित्रों? तो अश्रु अनुभाव है, सात्विक अनुभाव है। बंधु समेत जनक तब आए, प्रेम उमागी लोचन जल छाए, है ना, बीच बास करी जमु नहीं आए, निरखी नीर लोचन जल छाए। मित्रों इसमें कहीं न कहीं अश्रु वाली बात की जा रही है ना। इसका मतलब यहां सात्विक अनुभाव जो है वो कौन सा है? अश्रु नामक सात्विक अनुभाव है। फिर आप देखेंगे स्तंभ मित्रों, स्तंभ का मतलब होता है जड़वत। स्तंभ का मतलब क्या होता है? खबर सुनते ही जड़वत हो जाना, आश्रय का अचानक से जड़वत हो जाना या हक्का बक्का रह जाना, स्तंभ सात्विक अनुभाव है। जाई समीप राम छवि देखी, भई जनु कुंवरी चित्र अवरेखी, चित्र जैसी हो गई बिल्कुल, है ना, तो ये स्तंभ है। कान्हा को देखती देवता सी ब्रिज, ब्रिख ब्रिख भान लली, न हली न चली, यानी बिल्कुल एक जगह ही खंबे जैसी हो गई, न तो हिल पाई न चल पाई। तो स्तंभ सात्विक अनुभाव है मित्रों। स्वेद का देखिएगा, स्वेद का अर्थ पसीना होता है। आश्रय का अचानक से पसीने से तरबतर हो जाना, ऐसी कोई खबर सुनना जिससे अचानक से पसीने से तरबतर हो जाना। तन पसेऊ कदली जिमी कांपी, है ना, तन जो है पसेऊ पसीना पसीन, और कदली जिमी कांपी, कुबरी दसन जीभ तब चापी। जल की भरी लाल कनी जल की, है ना, लाल कनी जल की, वही पसीने की बात की जा रही। पूट सूखी गए मधुराधर वे, है ना, पूट जो है, ओष्ठ जो है वो सूख गए हैं, जो बड़े मधुर अधर हैं वो सूख गए हैं। तो यहां कहीं न कहीं स्वेद नामक जो है वो सात्विक अनुभाव है मित्रों, ध्यान रखिएगा। उसके बाद मित्रों स्वरभंग की बात होती है। आश्रय की आवाज का अचानक से बंद हो जाना, लड़खड़ाने लगना, गला सूखना, अस्पष्ट बोलना, ये सब इस सात्विक अनुभाव के तहत होता है स्वरभंग। सीता और न बोल सकी, गदगद कंठ न खोल सकी, ये सात्विक अनुभाव है। कंठ सूख मुख आवन बानी, जनु पाठिन दिन बिनु पानी, है ना, तो कंठ सूख गए, मुख आवन बानी, मुख से कोई वाणी भी नहीं निकल रही है, ये स्वरभंग हो गया मित्रों। वैवर्ण का अर्थ होता है विवर्ण, यानी रंग उड़ जाना। आश्रय का अचानक से रंग उड़ जाना या मुख पीला पड़ जाना, है ना, मुख कांति पड़ी पीली पीली, ये देखो वैवर्ण है। आंखें अशांत नीली नीली, बी बरन भयऊ निपट नर पालू, दामिनी हनेऊ मनहु तरु तालू, ये दोनों ही उदाहरण किसके हैं? वैवर्ण के हैं। मुख का रंग अचानक से उड़ जाना, सामने सांप देखा, मुख का रंग अचानक से उड़ जाएगा, है ना, कोई घटना दुर्घटना की ऐसी बात अचानक से सुनना और हमारे मुख का रंग उड़ जाता है। वेपथु का अर्थ होता है मित्रों कंप, वेपथु को कंप कहते हैं, कंप को वेपथु कहते हैं। आश्रय द्वारा अचानक से थरथर कांपना, है ना, सांप सामने देखकर कोबरा को हम थरथर कांप ही जाते हैं, सिंह को सामने देखते ही हम कांप जाते हैं, तो कांप ही उठे वे मृदु देही, धरती घूमी या वेही, नयन सजल तन थरथर कांपी। देखो यहां पर वेपथु या कंप नामक सात्विक अनुभाव है। रोमांच, आश्रय के रोम रोम खड़े हो जाना, दुख मिश्रित सुख अनुभूत होना, कुछ इस तरह के दुख हैं जिसमें सुख की अनुभूति होती है तो उसको झेलने में हमें बड़ा आनंद आता है। तो आश्रय के रोम रोम खड़े हो जाना, दुख मिश्रित सुख अनुभूत होना, जैसे पुनि पुनि प्रभु चितव नर नाहु, पुलक गात और अधिक उछाऊ। पुनि पुनि प्रभु चितव नर नाहु, पुलक ये पुलकित होना जो है मित्र रोमांच है। गुरु रघुपति सब मुनि मन माही, मुदित भय पुनि पुनि पुलकाही, ये मुदित भय पुनि पुनि पुलकाही जो है मित्रों कहीं के रोमांच का अनुभव होता है, इसलिए ये रोमांच नामक सात्विक अनुभाव है। तो जितने मित्र इस कक्षा को देख रहे हैं, जरूर आपने अपनी इस कक्षा को जो आप पसंद कर रहे हैं निरंतर, है ना, आप अपनी तैयारी भी जो है इस कक्षा के अंत में एक छोटी सी घोषणा आप सभी मित्रों के लिए करना चाहता हूं, इसलिए कक्षा के अंत तक जरूर आप बने रहें और आपके कमेंट लगातार, ऐसा नहीं हो कि आपके कमेंट बंद हो जाए और मेरी स्थिति यूं लगे कि यार पता नहीं बच्चों को ये क्या समझ में आ रहा है या यूं ही मैं मेहनत कर रहा हूं, है ना। तो आपके कमेंट, आपके लाइक शेयर जरूर होते रहने चाहिए मित्रों। और अभी भी आप देख रहे हैं और अगर गुरु दक्षिणा रूपी लाइक नहीं दबाया मित्रों तो ये विद्या जो है निष्फल होने वाली है। प्रलय, आश्रय द्वारा अचानक से मूर्छित हो जाना, बेसुध हो जाना, खबर सुनी बुरी और अचानक से बेसुध हो गए मित्रों, प्रलय है। इधर उर्मिला मुग्ध निरी कहकर आए धड़ाम गिरी, ये प्रलय आ गया, है ना। अस कही मूर्छी परेऊ हनु मही राहु, राम लखन सी आनी दिखाऊ मूर्छी, ये रहा देखो प्रलय। ठीक है मित्रों, तो ये लगभग 8 प्रकार के हमारे जो सात्विक अनुभाव है मित्रों वो आपके सामने रख दिए गए हैं। उसके बाद जो है मित्रों हमारे पास आता है संचारी भाव। संचारी भाव की जो है मित्रों संख्या कितनी है? छल नामक 34वें संचारी भाव का प्रणयन भी किया गया है ना। 33 मुख्य संचारी या व्यभिचारी भाव हैं, उस पर हमें चर्चा करनी है मित्रों। तो आप देखिए संचारी भाव या व्यभिचारी भाव कौन कौन से। संचारी भाव का अर्थ है जो क्षणिक रूप से आते हैं और चले जाते हैं।
क्षणिक रूप से उत्पन्न या प्रकट होने वाले वे भाव जो स्थायी भावों को और अधिक उद्दीप्त कर शीघ्र ही रस रूप में परिणत करने में सहायक होते हैं। शीघ्र ही रस रूप में परिणत करने में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। उन्हें संचारी या व्यभिचारी भाव कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं मित्रों? संचारी या व्यभिचारी भाव कहते हैं। मैं कुछ संक्षिप्त में आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूं। पहला है मित्रों हर्ष, अभिष्ट सिद्धि आदि से उत्पन्न मन की जो प्रसन्नता है उसको संचारी भाव कहते हैं। मैंने हमेशा कहा कि स्थायी भाव को एक विभाव मिलेगा, विभाव के साथ अनुभाव, और अनुभाव के साथ जब अगर ये संचारी भाव मिल जाएंगे तो स्थायी भाव तुरंत जो है रस रूप में परिणत हो जाएगा। जैसे आग जल रही है और उस आग को और अधिक तीव्र करना हो तो घी डालना पड़ेगा मित्रों, तो ये संचारी भाव जो है आग में घी डालने का काम करते हैं। स्थायी भाव को और अधिक पुष्ट करके तुरंत जो है रस रूप में परिणत करने में सहायक होते हैं। गर्व मित्रों, अपनी श्रेष्ठता की भावना के कारण दूसरों की अवज्ञा करना, उत्सुकता, उत्कंठा, कार्य सिद्धि, विलंब का असह्य होना, चपलता, स्थिर होकर न बैठ सकना, ये सारी जो है संचारी भाव है। मद, नशा, मद्यप की सी चेष्टाएं करना, उन्माद, पागलपन, पागलों की सी चेष्टाएं करना। व्रीडा का अर्थ होता है लज्जित होना। अवहित का अर्थ है हर्ष, भय आदि से उत्पन्न भाव को लज्जा आदि के कारण छिपाने की चेष्टा करना, ये अवहित है मित्रों। ठीक है, इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं तो स्वप्न की बात है, सपना देखना, निद्रा, नींद आना। विबोध का अर्थ है जाग उठना अचानक से, है ना, रात को सोते हैं कि सुबह इतनी बजे उठकर मुझे पढ़ना है ना, तो विबोध का अर्थ होता है जाग उठना। फिर है श्रम, थकावट होना, आलस्य, काम करने की इच्छा न होना। व्याधि का अर्थ है रुग्णावस्था, विरहाग्नि। अपस्मार, मिर्गी के रोगी की सी अवस्था होना। ग्लानि यानी शारीरिक अशांति, अशक्ति या पश्चाताप होना, कोई काम हम ठीक नहीं कर पाते तो ग्लानि होती है। जड़ता, हाथ पैर मुख आदि का अपने कार्य करने में असमर्थ होना। मोह, आंख कान आदि ज्ञानेंद्रियों का अपना कार्य करने में असमर्थ हो जाना मोह है। फिर है मित्रों मरण, मृत्यु या मृत्यु से पूर्व की अवस्था मरण। दैन्य यानी अपने को हीन समझना। निर्वेद यानी अपने प्रति और संसार की वस्तुओं के प्रति विरक्ति हो जाना। स्थायी भाव भी है मित्रों सम या निर्वेद, ध्यान रखना, लेकिन उसमें और इसमें थोड़ा अंतर है। फिर है शंका मित्रों, न जाने क्या अनिष्ट होगा, ऐसी चित्त वृत्ति जो अब हम रखते हैं तो उसको क्या कहेंगे मित्रों? शंका कहेंगे, ये संचारी भाव होगा। फिर मित्रों त्रास, आकस्मिक कारण से चौंक कर डर जाना। फिर है मित्रों आवेग, घबराहट या हड़बड़ाहट। विषाद या काम बिगड़ने जाने, उपाय न दिखने आदि के द्वारा उत्पन्न अनुताप है। चिंता, चित्त की चिंतित अवस्था है। स्मृति, पहले अनुभव की गई बातों को याद करना। ये सभी संचारी भावों के नाम आपके समक्ष रख रहा हूं। फिर मित्रों आप देखेंगे वितर्क, तर्क वितर्क करना। धृति, धीरज होना। मानसिक उपद्रवों की शांति। मति, संदेह के बाद विचार द्वारा निश्चित निर्णय पर पहुंचना। अमर्ष, दूसरों के द्वारा की हुई अवज्ञा से उत्पन्न असहनशीलता। असूया, दूसरों के उत्कर्ष को देखकर उद्धता पूर्वक निंदा करना असूया है ना। और उग्रता, अपराध आदि के कारण उत्पन्न प्रचंडता। इस तरह से 33 जो है वो हमारे क्या है मित्रों? संचारी भाव हैं। तो आज की कक्षा में जो मैंने आपको दिखाने का प्रयास किया है, इसके साथ आपको एक घोषणा दिखा रहा हूं, है ना, तो आप थोड़ा सा रुक जाइएगा। एक बार जो साथी लेट जुड़े हों तो उनके लिए भी एक बार स्लाइड को मैं यहां से वापस शुरू कर देता हूं, है ना, वो आराम से इसको देख लें मित्रों। हमने काव्य शास्त्र में रस के अवयव प्रारंभ किए थे, ठीक है, उसके बाद 4 अवयव हो गए थे। दूसरा अवयव है विभाव। विभाव के भेदों पर हमने बात कर ली थी। उसके बाद विभाव के जो भेद हैं वो देख लिए। अनुभाव हमने देख लिए, अनुभाव के 4 भेद होते हैं, है ना, कायिक, वाचिक, आहार्य, सात्विक, ये हमने देख लिया था। फिर सात्विक अनुभाव 8 प्रकार के होते हैं, उनको हमने एक 2 उदाहरणों के साथ चर्चा कर ली मित्रों। उसके बाद हम आगे की तरफ बढ़े तो हमारे सामने आते हैं मित्रों संचारी भाव, है ना। संचारी भाव या व्यभिचारी भाव संख्या में 33 होते हैं। 33 ही संचारी भावों को हमने इनको क्या क्या कहते हैं इसको संक्षिप्त में समझने का प्रयास किया है ना। उदाहरण हमने नहीं रखे लेकिन समझाने का आपको प्रयास किया है। अब मित्रों जो एक महत्वपूर्ण बात है वो आप सबके समक्ष प्रकट कर देता हूं, आप ध्यान रखिएगा और उसका अनुसरण कीजिएगा। मित्रों हमारे 2nd ग्रेड की तैयारी करने वाले जितने मित्र हैं, 2nd ग्रेड की तैयारी करने वाले जितने मित्र हैं, है ना, उन सभी मित्रों के लिए एक सूचना है सामान्य सी। 2nd ग्रेड हिंदी, मधुरम हिंदी ऐप की तरफ से, 2nd ग्रेड हिंदी के लिए मधुरम हिंदी ऐप की तरफ से मित्रों आपको 10, 11 व 12 तारीख 10, 11 व 12 तारीख ध्यान रखना, नवंबर 3 दिन तक ध्यान दें। 10, 11
12 नवंबर 2022 तक, यानी 3 दिन तक एक विशेष ऑफर आपके लिए सेकेंड ग्रेड के लिए लाया गया, स्पेशली परीक्षा को ध्यान में रखते हुए विशेष ऑफर है ना। और ये विशेष ऑफर जो है सेकेंड ग्रेड का जो सेकेंड पेपर है पूरा का पूरा आपको केवल और केवल 1299 रुपए में उपलब्ध होने वाला है। परीक्षा तक इसकी वैलिडिटी होने वाली है मित्रों। वैलिडिटी जो है इसकी कब तक है मित्रों? वैलिडिटी जो है इसकी परीक्षा तक है, ठीक है, परीक्षा तक इसकी वैलिडिटी होगी, परीक्षा तक, ठीक है। और परीक्षा कौन सी मित्रों? संस्कृत शिक्षा विभाग की सेकंड ग्रेड की परीक्षा तक, परीक्षा तक इसकी वैलिडिटी है, चिंता नहीं करें, है ना। और जिन मित्रों ने फर्स्ट ग्रेड का कोर्स लिया था और उनकी वैलिडिटी कहीं कोई दिक्कत आ रही है, तो मैंने आपसे कहा है कि आपको संस्कृत शिक्षा विभाग की परीक्षा तक वैलिडिटी दी जाएगी, है ना। आप मुझे इस पर व्हाट्सएप कीजिएगा, आपकी वैलिडिटी को बढ़ा दिया जाएगा। आप लिखिएगा कि मैंने ये कोर्स लिया है, मेरा मोबाइल नंबर ये है और मेरी वैलिडिटी इतनी तारीख को समाप्त हो गई या समाप्त होने वाली है, तो मैं उसको संस्कृत शिक्षा विभाग की परीक्षा तक आपकी वैलिडिटी बढ़ाऊंगा। आप निश्चिंत रहें, भले वो 199 रुपए में ही आपने कोर्स क्यों न लिया हो। इसलिए मित्रों, सेकंड ग्रेड की तैयारी करने वाले मित्रों के लिए सुनहरा अवसर है। ये प्रातः 10 तारीख, ध्यान रखना, प्रातः 6 बजे से ये ऑफर शुरू हो जाएगा, प्रातः 6 बजे से, ठीक है, प्रातः 6 बजे से ये ऑफर शुरू हो जाएगा और 12 तारीख को रात्रि 12 बजे ये ऑफर समाप्त हो जाएगा, रात्रि 12 बजे, ठीक है मित्रों। 2-3 गाइड के पैसे हैं मित्रों और लगभग 250 के आसपास वीडियो आपको इसमें मिलने वाले हैं, पीडीएफ वगैरह सभी मिलेगी आपको। इसलिए आप इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। और इस कक्षा की अगर आपको पीडीएफ आप जानते ही हैं तो टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर आपको पीडीएफ मिलेगी। और हमारा टेलीग्राम चैनल हो, यूट्यूब चैनल हो या हमारा ऐप हो, सभी का नाम एक ही है मित्रों, मधुरम हिंदी ही नाम है, अलग अलग नाम नहीं है ना, मधुरम हिंदी। इसलिए जो मित्र जो हैं इस ऑफर का फायदा उठाना चाहते हैं, है ना, वो मधुरम हिंदी ऐप को डाउनलोड कर लें, है ना, मधुरम हिंदी ऐप को डाउनलोड कर लें। मधुरम हिंदी ऐप को उनको डाउनलोड करना है मित्रों। इस वीडियो के लिंक में भी, डिस्क्रिप्शन में भी सभी लिंक हैं, आप चाहें तो उसका उपयोग कर सकते हैं और आप ऑनलाइन माध्यम से ये कोर्स अपना कर सकते हैं मित्रों। ये विशेष और विशेष ऑफर आप सभी के लिए, परीक्षा को ध्यान में रखते हुए, आप अगर अंत में भी इन सारे वीडियो लेक्चर्स को अच्छी स्पीड के साथ देख लेंगे तो मुझे पूरा भरोसा है कि कहीं ऐसा ना हो कि फर्स्ट ग्रेड में कुछ बच्चों की शिकायत रह गई, पेपर लगभग अच्छा हुआ था, पूरा कहीं न कहीं कंटेंट में से काफी कुछ सहायता मिली है। मैं ये नहीं कहता कि हाँ यहीं से आया वहां से आया, ये फालतू की बातें मैं नहीं करना चाहता, है ना। सेकंड ग्रेड का भी आप उपयोग कीजिए, पता नहीं आपके पेपर में कहां क्या कैसे किस रूप में आएगा, ये तो पेपर के बाद ही हम कह सकते हैं, लेकिन आप जरूर, आप सबके लिए ये बहुत फ्रूटफुल होगा। 1299 पूरे राजस्थान में सबसे कम जो सहायता शुल्क पर आपको, केवल मैं सेकंड ग्रेड का कोर्स पूरा पढ़ा रहा हूं यूट्यूब पर। 1 बजे हमारी काव्य शास्त्र की क्लास आ रही है, हिंदी साहित्य का इतिहास मैंने करवाया है कुछ छोड़ के, है ना। और उसके बाद मैं व्याकरण की कक्षाएं भी रात्रि 9 बजे ले रहा हूं, लेकिन मैं आऊंगा वहां तक, तब तक थोड़ा देर हो जाएगी। मैं चाहता हूं कि आप अपनी सफलता को इस बार सुनिश्चित करें। इसलिए आपको अगर लगता है कि आपके लिए फ्रूटफुल है तो आप इस कोर्स को जरूर आज परचेज कर सकते हैं 10 तारीख से। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, आप सभी की शुभकामनाओं का आकांक्षी हूं और बस पढ़ते पढ़ाते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, एक दूसरे का सहयोग करते रहेंगे और सफलता की नई इबारत हम लिखने वाले हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।